हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनोमिक्स के अंतर्गत लेक्चर नंबर 8। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने एक जो सीरीज चलाई हुई है, इसका उद्देश्य केवल टर्मिनोलॉजी नहीं है, बल्कि टर्मिनोलॉजी के माध्यम से इकोनॉमी की पूरी होलिस्टिक अप्रोच को डेवलप करना है। यानी कि टर्मिनोलॉजी के साथ साथ आप पूरी अर्थव्यवस्था की एक एक चीज की गहराई को समझने की कोशिश करें। अगर टर्मिनोलॉजी का कंसेप्ट होता तो सिर्फ इसमें एक शब्द लिखते और 20 से 30 शब्दों में, 40 शब्दों में उसकी परिभाषा लिख करके आपको समझा देते हैं, लेकिन उसके मैं सारे डायमेंशन आपके सामने खोल के रखता हूं। उसी क्रम में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8, 8वां लेक्चर, ठीक है ना। और इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो है आज का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक, ग्रीन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी, यानी कि हरित अर्थव्यवस्था और नीली अर्थव्यवस्था के बारे में। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि हम लोग जितना ज्यादा भौतिकतावादी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, उसका हमारे पर्यावरण पर, हमारे आसपास के संसाधनों पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम देखते हुए यह शब्द निकल करके सामने आया है कि आखिर हरित अर्थव्यवस्था की ओर हमें क्यों बढ़ना चाहिए, या नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसका हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आज हम लोग विश्लेषण भी करते हैं और इसके लिए एग्जाम से संबंधित जो चीजें हो सकती हैं वो सभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS पर। और मैं मनोज कुमार आज आपके साथ चर्चा करूंगा हरित अर्थव्यवस्था और नीली अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है ना। ओके एवरीबॉडी, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना जो संपर्क सूत्र है, जैसा कि आप लोग चाहते हैं और मांगते भी हैं कि सर थोड़ा सा अपना संपर्क बता दीजिए, जिससे कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकें और जो हम लोग पढ़ाते हैं वही सेम नोट्स आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पर या जिस माध्यम से आप चाहते हैं उस माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाए। ध्यान रखना, माई सेल्फ मनोज कुमार। ये दोस्तों, ये मेरा कोड है। और कोड क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के समय में यदि आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं और चाहते हैं कुछ आपके पैसे की बचत हो जाए, तो ध्यान रखना, इसके माध्यम से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा स्टडी IQ पर। आप अगर इस कोड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कोर्स में, तो आपको ठीक ठाक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, MK लाइव। और इसको स्क्रीन सोचिए, कोड लाइव करने के बाद में यदि आप उस स्क्रीनशॉट को मेरे पास यहां भेज देते हैं, तो आपके साथ मैं ऑटोमेटिकली व्यक्तिगत रूप से आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, पर्सनल गाइडेंस से लेकर के पर्सनल मेंटरशिप से लेकर के हर एक लेवल पर। ध्यान रखना, और नहीं भी है तब भी आप लोग मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरी मेल ID पर कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूं, सिर्फ रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक छोड़ करके, ठीक है ना, या फिर क्लास के बीच में छोड़ करके। बाकी जिस समय फ्री हूं, मैं आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब भी दूंगा, आप जो पूछेंगे उसका जवाब भी दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम का वार कोड है। अगर आपको नहीं मिलता है तो @मनोज कुमार 2203 आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हरित और नीली अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समय जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। ध्यान रखना, मैंने एक चीज आप लोगों को बताई भी थी, और नहीं बताई हो तो सुन लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में हमारे ही समुद्री क्षेत्र में एक आइलैंड है, वहां के लोग अब कहते हैं कि हर 14 दिन पर चांद निकलता है, और चांद निकलने के साथ उनकी धड़कनें तेज होती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि आने वाले कितने समय के अंदर उनका ये जो जमीन है, उनका जो क्षेत्र है, वो बचेगा या नहीं बचेगा। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो आइलैंड जो है, जो द्वीप है, सोचिए
समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण वो डूब रहा है। पिछले 6 साल के अंदर लगभग 1/4 से लेकर के 1/3 हिस्से तक वो डूब चुका है। अब थोड़ा बहुत क्षेत्र बचा हुआ है, जिससे वहां के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, सारी चीजें हैं, अब वो बड़े परेशान हैं। अब भारत का ही है, ठीक है ना, ये सुनने में आया है और देख रहे हैं, न्यूज में भी देखा है। तो समझिएगा, उसी संदर्भ में जलवायु परिवर्तन तो देखिए एक अलग विषय है, हम पढ़ेंगे, लेकिन जलवायु परिवर्तन का हमारे 3 चीजों पर बहुत गहरा संबंध है। एक हमारे पर्यावरण, दूसरा हमारी सामाजिक व्यवस्था और तीसरी हमारी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, इन तीनों के बीच का एक संतुलन बहुत जरूरी होता है। अगर आपका पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों का एक तालमेल अच्छा बैठे तो समझ लीजिए हर चीज ग्रोथ होती है, हर चीज आगे बढ़ती है। और इनमें से अगर कोई भी चीज गड़बड़ होती है तो समझ लीजिए सब कुछ आपका तबाह है। चाहे पर्यावरण नष्ट हो जाए तो समाज भी नष्ट हो जाएगा और आपका अर्थव्यवस्था भी नष्ट हो जाएगी। अर्थव्यवस्था कमजोर हो तो समझ लीजिए समाज आगे विकसित नहीं हो सकता, वो पर्यावरण की सुरक्षा तो क्या करेगा। और सेम उसी तरीके से अगर समाज प्रोग्रेसिव नहीं है, समाज अच्छा नहीं है, समाज किसी भी स्तर पर अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप सोचिएगा पर्यावरण को ना वो बचा पाएगा, ना अर्थव्यवस्था का विकास कर पाएगा। ओके, तो ये आप समझ लीजिए, तो ये कंसेप्ट है। तो उसी कंसेप्ट से जुड़ी हुई 2 अवधारणा हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई हैं। एक है हरित अर्थव्यवस्था और दूसरी है नीली अर्थव्यवस्था। हरित अर्थव्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका जो कंसेप्ट है दोनों चीजों का, वो है आपके सतत विकास को लेकर के, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किससे जुड़ा हुआ है? सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ओके एवरीबॉडी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो आपकी अर्थव्यवस्था है, या हरित अर्थव्यवस्था या नीली अर्थव्यवस्था, दोनों का संबंध किससे है? सतत विकास। और सतत विकास बोले तो सीधा सा यहां पर समझ लीजिए, मैं आगे जाकर के सतत विकास के पूरा का पूरी व्याख्या करूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। यहां सतत विकास का अर्थ समझ लीजिए, सतत विकास का मतलब है वर्तमान के साथ साथ ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ भविष्य का विकास भी सुरक्षित करता है। ध्यान रखना, ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ किसका भविष्य सुरक्षित करता है, वो किसका विकास करता है? भविष्य का। यानी कि वर्तमान का भी विकास करना है, साथ के साथ भविष्य का भी करना है। यानी कि हम कह सकते हैं, इससे हम एक तरीके से हम कह सकते हैं पर्यावरण हितैषी विकास। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? पर्यावरण हितैषी विकास कहते हैं सतत विकास को। अब कहोगे सर आप तो हरित अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे थे, ये सतत विकास कहां से आ गया? ध्यान रखिएगा, सतत विकास कब होगा? सतत का मतलब होता है निरंतर विकास, और निरंतर का मतलब होता है वर्तमान में भी हो और आगे भी हो। ध्यान रखना, यहां पर मैं छोटी सी चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप समझिएगा, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। ध्यान रखना, सतत का अर्थ है कहें तो निरंतर। ध्यान रखिएगा, निरंतर। अब सोचिए कि अगर हम वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में हम लेके चल रहे हैं तीव्र आर्थिक समृद्धि को लेकर के। किसको लेकर के? तीव्र आर्थिक समृद्धि को लेकर के चल रहे हैं, हाई ग्रोथ रेट। ध्यान रखना, हाई ग्रोथ रेट लेकर के चल रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। कहें तो हम क्या कर रहे हैं? वस्तु और सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। ध्यान रखना, वर्तमान में कर रहे हैं। इसको मैं समझने की कोशिश करिए। अब इस कंडीशन में जब हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो इसका मतलब है 2 चीजें निकल के आती हैं सामने।
एक चीज ये निकल करके आती है कि हम संसाधनों का ज्यादा यूज कर रहे हैं, संसाधनों का ज्यादा उपयोग, ठीक। और इसकी वजह से आपके भविष्य के लिए जो संसाधन हैं, भविष्य के लिए ध्यान रखना, संसाधन क्या हो जाएंगे, उन पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि अगर आप इसी तरीके से संसाधन इस्तेमाल करते रहे तो भविष्य में क्या संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए बचेंगे? आज आप सब कोयला, पेट्रोल, डीजल सब जला लेंगे तो भविष्य के लिए क्या बचेगा? सोचिएगा। एक तरफ तो यह है और दूसरी तरफ इनके उपयोग से आपका पर्यावरण का क्या हो रहा है, पर्यावरण की क्षति हो रही है, यानी कि प्रदूषण फैल रहा है। ध्यान रखना, प्रदूषण बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। और प्रदूषण आपका जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, किसी भी तरह का प्रदूषण है, यानी कि पर्यावरण की क्षति हो रही है। इसी से मैंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ जब आप संसाधनों का उपयोग करेंगे, पैसा आ रहा है, ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तमाम तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारे ऊपर संकट खड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ इनसे निकलने वाली गर्म हवाएं, सोचिए क्या कर रही हैं, प्रदूषण फैला रही हैं। फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही हैं, पानी भी, शोर भी, ठीक है ना, वायु प्रदूषण भी, और तमाम तरह के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, कचरा, बहुत सारा कचरा, वही सब आ रहा है। तो हर तरह का सॉलिड वेस्ट, आपका लिक्विड वेस्ट है, प्रदूषण है, सब इससे फैल रहा है। और इसकी वजह से सोचिएगा क्या खत्म हो रहा है। इससे आपके सोचिएगा क्या समस्या हो रही है, जलवायु परिवर्तन की समस्या। इसी को क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। सोचिएगा, इसी से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन खड़ी हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तभी तो आपके जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। तो सोचिए, ऊपर पानी खत्म हो रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, आइलैंड डूब रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन में सोचना, आपके पास संसाधन भी नहीं बचेंगे और एटमॉस्फेयर भी नहीं बचेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। इसीलिए जब ये समस्या खड़ी हो रही है तो इसके समस्या का समाधान करने के लिए ही सब लोगों ने कोशिश की कि क्यों ना हम सतत विकास पर फोकस करें। और सतत विकास तब संभव है जब हमारी अर्थव्यवस्था भी कैसी हो, हरित हो। कैसी हो, हरित, इको फ्रेंडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि हम जो डेवलपमेंट करें, यही क्या है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। इसका मतलब क्या है, ये तीव्र आर्थिक समृद्धि, ये क्या है, यही तो डेवलपमेंट है, विकास। लेकिन ये विकास कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट होना चाहिए। आर्थिक विकास यही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये रहा। तो समझिएगा, अब आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आपके सामने दो उपाय हो गए। ध्यान रखना, मैं यहीं पर आपको फिर बता रहा हूं, इसका मतलब हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। एक है परंपरागत रास्ता, परंपरागत, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें विकास करने के एक परंपरागत रास्ता, जिसमें हम क्या करें, खूब संसाधन इस्तेमाल करें, का प्रयोग करें, और भविष्य में इसमें क्या हो जाए, संकट खड़ा हो। क्या हो जाएगा, भविष्य में संकट खड़ा, कि भविष्य के लिए ना पानी बचेगा, ना शुद्ध हवा बचेगी, ना जंगल बचेंगे, ना कुछ और बचेगा, ठीक है ना। और दूसरी तरफ प्रदूषण भी फैलेगा। विकास तो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट परंपरागत तरीका, प्रदूषण भी फैलेगा, इससे जलवायु परिवर्तन होगा। ध्यान रखना,
क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा, इसी से ग्लोबल वार्मिंग होगी और इसी से क्या होगा? नवीन बीमारियां, नवीन चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। नवीन चुनौतियां, या कह सकते हैं इससे क्या खड़ा हो जाएगा? मानव जीवन पर संकट। इसी से क्या होगा? मानव जीवन पर संकट खड़ा हो जाएगा। अब बताइए, क्या परंपरागत विकास का रास्ता चाहते हैं? नहीं। चाहेंगे या नहीं चाहेंगे आपके ऊपर है। अब यहीं पर दूसरा जो रास्ता है, वो दूसरा रास्ता है दोस्तों, किस चीज का? जिसे हम कहते हैं आधुनिक विकास का रास्ता। विकास का रास्ता, और उसे हम कहते हैं हरित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? हरित अर्थव्यवस्था, या कह सकते हैं सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास में तो सब कुछ इंक्लूड है, लेकिन आर्थिक स्तर पर सतत विकास के अंतर्गत जब हम आर्थिक स्तर पर बात करें तो हरित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, हरित अर्थव्यवस्था, यानी कि अब हमको अर्थव्यवस्था कैसी चाहिए? हरित अर्थव्यवस्था चाहिए। हरित अर्थव्यवस्था में हमारा फोकस किस पर रहेगा? ध्यान रखिएगा, हरित अर्थव्यवस्था में हमारा बल जो रहेगा, बल रहेगा आपके, ध्यान रखना, संसाधनों के उचित दोहन पर। ध्यान रखना, उचित दोहन पर, नंबर 1। नंबर 2, संसाधनों के संरक्षण पर। ठीक, नवीन प्रकार के संसाधनों के निर्माण पर, नवीन संसाधन के विकास पर ध्यान रखेगा। ये रहे क्लियर। दूसरा फोकस किस पर रहेगा? दूसरा फोकस रहेगा पर्यावरण संरक्षण पर। पर्यावरण संरक्षण पर। और पर्यावरण संरक्षण कैसे हो सकता है? पर्यावरण संरक्षण होगा 2 तरीके से, ध्यान रखना। एक तो हो गया एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, ध्यान रखना, और दूसरा हो गया पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण संरक्षण भी हम 2 तरीके से करेंगे, ध्यान रखना। 2 तरीके हैं। एक पर्यावरण संरक्षण का तरीका है कि हम क्या करें? सामाजिक स्तर पर इसका संरक्षण करें। सामाजिक स्तर पर, यानी सामाजिक विकास के माध्यम से, लोगों के विकास के माध्यम से। जब समाज के और लोगों का विकास होगा तो पर्यावरण संरक्षण वो कर पाएंगे। नहीं तो आप सोच लीजिएगा, गरीब आदमी गैस सिलेंडर खरीद सकता है। सरकार ने बहुत कोशिश की, उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर दिया जाए, लेकिन सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन गैस भरवाने के लिए जो कीमत है वो भरने की स्थिति में है ही नहीं। 1200 रुपए का सिलेंडर कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा 1200 रुपए का सिलेंडर? किसी के पास है इतने पैसे? गरीब आदमी के पास में। बोले 1200 रुपए का सिलेंडर मैं भरवाऊंगा, उससे बढ़िया 1200 रुपए बचाने के लिए वो जंगल की 50 किलो 100 200 500 किलो लकड़ियां काट के ले आएगा, जंगल को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए सामाजिक विकास जरूरी है, लोगों की सोच बदलना जरूरी है, लोगों का आर्थिक विकास करना जरूरी है, ठीक है ना। और दूसरा होगा क्या? इको फ्रेंडली तकनीक, यानी कि पर्यावरण हितैषी तकनीक का विकास, जिसे हम क्या कहते हैं? हरित तकनीक। यानी ऐसी तकनीक बनाना जो पर्यावरण प्रदूषण का संरक्षण भी करे और नुकसान भी ना पहुंचाए, बिजली भी बचाए, संसाधनों का सही उपयोग भी करे। जैसे एलईडी बल्ब कितनी बिजली बचा रहा है। पेट्रोल डीजल की जगह पर आपकी बैटरी वाली कारें आ गई, बाइक आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, स्कूटी आ गई। सोचिए कितनी बिजली बचा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को खत्म कर रहा है। बोले बिजली है तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम बिजली तो हम सोलर लाइन से भी चला लेंगे ना, सोलर वाली लाइट, उससे हम बैटरी चार्ज करेंगे, अपनी गाड़ी चार्ज कर लेंगे सोलर पैनल से। क्यों हम चार्जिंग स्टेशन पर जाएंगे? अगर घर में हमको चार्ज करना होगा तो दिन में अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, चार्ज करेंगे, दिन भर में कुछ तो बचेगी, सोलर पैनल लगवा लेंगे, घर में बिजली जला लेंगे, उससे कितनी सारी रोशनी बचेगी, कितनी सारी बिजली बचेगी। आपके अगर एसी नहीं चलता सोलर पैनल से तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जलाने के लिए लाइट तो आ जाएगी ना उससे। एसी आप सरकार की बिजली से चला लीजिए, कुछ तो बिजली बची है कि नहीं। तो ये 2 चीजों पर फोकस
किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि एक तरफ आपकी परंपरागत आर्थिक विकास की अवधारणा है और दूसरी तरफ आधुनिक विकास की अवधारणा है, जिसमें हरित अर्थव्यवस्था या सतत विकास पर बल देते हैं। यह है आपका कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। और इसकी अवधारणा को लेकर के वैश्विक स्तर पर एक नई चेतना पैदा की गई है। सिंपल सा हम कह सकते हैं, इसी से एक टर्मिनोलॉजी और निकल के आई है जिसे हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी या हरित राष्ट्रीय आय या हरित जीडीपी कहते हैं। हरित अर्थव्यवस्था से निकली है, बात समझ गए। हरित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों के उचित दोहन पर, संरक्षण पर, नवीन संसाधनों के विकास पर बल दिया जाता है और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देते हैं, विशेषकर सामाजिक विकास के माध्यम से और पर्यावरण हितैषी तकनीक के माध्यम से। इसका मतलब हो गया कि हम हरित अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, संसाधनों का उचित दोहन करने की कोशिश करते हैं, ठीक, और सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास की बात करते हैं। 3 चीजों की, यानी कि प्रदूषण कम करना, संसाधनों का सही दोहन करना और सामाजिक विकास करना, और समाज के सभी लोगों का विकास, विशेषकर गरीब लोगों का विकास। जिनके पास संसाधन है वो तो गैस सिलेंडर, इंडक्शन, सारी चीजें यूज कर ही रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो उपले बना रहा है, लकड़ी काट रहा है, जंगल को नुकसान कर रहा है। एक तरफ जंगल काट करके नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरा उनको जला करके और प्रदूषण फैला रहा है। अब आप समझिएगा, तो समझ में आ गया। तो हमें किसकी जरूरत है, इसकी या इसकी? बताइए, नेचुरल सी बात है, हरित अर्थव्यवस्था की, है कि नहीं? यही है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें अगर हम बात करें तो सिंपल सा कह सकते हैं, हरित अर्थव्यवस्था का अर्थ हो गया सामान्य अर्थव्यवस्था में से हम क्या करें, पर्यावरण के नुकसान को हटा दें। पर्यावरण एवं संसाधनों के नुकसान को हटा दें या कम कर दें, उसी को कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहां पर इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। ये रहा इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, इसे कहते हैं। और यहीं से एक टर्मिनोलॉजी और आ जाती है, ग्रीन जीडीपी। जब हम जीडीपी वगैरह पर चर्चा करेंगे तब हम आपको बता ही देंगे ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी माइनस एनवायरमेंट लॉस, उसको कहते हैं जीडीपी माइनस पर्यावरणीय नुकसान। उसको कहते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? यानी कि अगर आपकी जीडीपी की कीमत आपकी अर्थव्यवस्था में, सोचिएगा, अगर 100 रुपए आपकी जीडीपी थी और उस 100 रुपए को पैदा करने के लिए आपने 10 रुपए का पर्यावरण का नुकसान किया, तो सोचिए ग्रीन जीडीपी आई आपकी 90। यानी कि 90 रुपए का उत्पादन हमने ऐसा किया जिसमें किसी भी प्रकार के पर्यावरण का नुकसान नहीं हुआ है। क्लियर? इस तरीके से कंसेप्ट को पढ़िए, समझिए, सारी बातें करिए। यही है कंसेप्ट, इसी तरीके से समझना है। देखिए, चाहे यूट्यूब हो चाहे पेड कोर्स, ध्यान रखना, मैंने एक बार नहीं 50 बार आप लोगों से कहा है कि हम लोग तो आपको जो दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप लोग अपना कीमती समय हमको देते हैं, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व ये बनता है कि आपके कीमती समय की जो कीमत है मैं उसको पे करूं। आप लोग ना समझें अलग बात है। मेरी क्लास में कितने भी बच्चे रहें, बस मैं ये चाहता हूं कि एक बच्चा जो वो सीरियस है, जो चाहता है कि सिलेक्शन लूं, बस वो जरूर पढ़े।
बाकी नाचने वाले, गाने वाले, बहलाने वाले, चुटकुले सुनाने वाले, मजाक करने वाले बहुत सारे लोग हैं यार। अपने से नहीं होता, अपने से नहीं हो पाता, हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों में आईएएस बनने का भविष्य देखता हूं। आपको मैं केवल एक ऑडियंस नहीं देख रहा कि आप मेरी ऑडियंस हैं, या आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, या आप मेरे सोचिए फॉलोअर्स हैं। जी नहीं, आप वो सीरियस छात्र हैं जो कल को देश के भविष्य को अपने कंधों पर लेकर के चलेंगे, देश की बागडोर संभालेंगे। बस इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे सीरियस लोग मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और इसी पर्पज से ध्यान रखेगा, सेम उसी पैटर्न पर आप लोगों के लिए जो 2024-25 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई होगी तो उनको समझ में आ गया होगा कि अगर हमने अगस्त में अपना कोई भी अगस्त बस बैच लॉन्च नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया और तैयारी शुरू नहीं की, तो समझ लीजिए कि 2024 का टारगेट तो भूल जाइए फिर आप, क्योंकि इतने कम समय में फिर हम सारी चीजें कवर करके, चाहे मैं हूं चाहे आप, तैयारी को अंजाम नहीं दे सकते, रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए एक न्यूनतम समय की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारा जो 2024 का P2I का जो बैच है, उसमें एडमिशन की जो डेट है, लास्ट डेट 31 अगस्त है। बस शाम को 6 बजे इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लास मैं ही ले रहा हूं, ध्यान रखना। और मैं चाहता हूं इस बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके बाद आप जितना करेंगे ना बेटा, हम कराने को तो हम करा देंगे, लेकिन वो क्रैश कोर्स की तरह होगा, सोचना। या फिर 2025 के लिए करिए। और क्रैश कोर्स की तरह आप जानते ना, क्रैश कोर्स में चीजों को फिर उसी तरीके से कराया जाता है, बर्डन ज्यादा हो जाता है। कराएंगे तो हम पूरे डिटेल में ही, लेकिन आपके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, डबल ट्रिपल क्लास करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि समय से पहले सिलेबस कवर करना जरूरी होता है। और जब ऐसा होगा तो आप समझ लीजिएगा समस्या बढ़ेगी, समझिएगा समस्या बढ़ेगी। इसलिए समय है, समय गवाइए मत, तुरंत बैच को ज्वाइन करिए। ध्यान रखिए, बैच हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल और इंग्लिश तीनों बैच में है। फीस 29,999 पड़ेगी यदि आप लोग कोड इस्तेमाल करेंगे MK लाइव। तो इसको कोड इस्तेमाल करने से फायदा मैं बताता हूं, एक तो आपकी फीस बचेगी, दूसरा मेरे साथ आप पर्सनली अटैच हो जाएंगे, पर्सनली मेरे साथ क्या करेंगे, मेंटरशिप में रहेंगे, मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस में रहेंगे। अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सारी चीजें हैं, आपको एक तरीके से पर्सनली मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, कनेक्ट हो जाऊंगा। अगर आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम लोग पूरी यही 4 स्टेज की रणनीति लेकर के चलेंगे। मैंने पहले ही कहा, अगस्त से लेकर के सोचिएगा, उसके बाद हम पूरा फाउंडेशन तैयार करेंगे, फिर प्री का तैयार करेंगे, फिर मेंस का, और फिर इंटरव्यू। हर स्टेज पर अलग अलग रणनीति है। इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज है, बुक्स हैं, और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है। यानी कि इसमें अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो उसके बाद आपको 4 महीने हम अपने पास यहीं पर अपने प्रीमाइस पर स्टडी IQ के सेंटर पर ही आपको रहने खाने की व्यवस्था करेंगे, और सभी इंपॉर्टेंट, सभी महत्वपूर्ण टीचर्स, मेंटर्स आपकी पर्सनल हेल्प करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, टॉपिक कवर कराएंगे, जिससे कि मेंस से आप वापस ना लौटें। समझिएगा, इसके लिए सोचिए 29,999 कुछ भी नहीं है। 4 महीने का खर्चा दिल्ली का कम से कम मान के चलिए, कम से कम भी रहेंगे, किसी छोटी मोटी एरिया में जाकर रहेंगे तब भी 40,000 पड़ता है, कम से कम। सोचिए, हम तो आपको पॉश इलाके में रखेंगे, आपको दिन रात पढ़ाएंगे, दिन रात मेहनत कराएंगे, उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट। और लेकिन 2024 में तभी मिलेगा जब आप इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। लेट करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे बैच आगे नहीं चलेंगे, बैच आगे चलेंगे, लेकिन टारगेट होगा 2025। 24 में भी टारगेट रखेंगे, लेकिन समझ लीजिएगा बर्डन उतना ज्यादा होगा। समय की कीमत को पहचानिए और समझिए। और इसमें कोड MK लाइव लगाना मत भूलिएगा, MK लाइव ये कोड है, इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।
तो क्लियर हो गया। तो ये आपका ग्रीन जीडीपी ध्यान रखना। और ग्रीन जीडीपी की अवधारणा जो है, मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया। इस अवधारणा को सबसे पहले सोचिएगा कब अपनाया गया। सबसे पहले बात की गई इसकी आपके एक मीटिंग हुई थी यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की मीटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन सेकंड हुआ और पृथ्वी सम्मेलन थर्ड हुआ। यह पृथ्वी सम्मेलन कुछ और नहीं है दोस्तों, यह सतत विकास सम्मेलन है। क्या है? सतत विकास सम्मेलन है। यह हुआ था आपका 1992 में, दूसरा हुआ 2002 में और तीसरा हुआ 2012 में। यह रहा। यह हुआ आपका रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, ब्राजील में। दूसरा हुआ दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। और तीसरा हुआ, ध्यान रखिएगा, यह हुआ आपका फिर से रियो डी जेनेरो में, ध्यान रखना, ब्राजील में। और इसी को हम कहते हैं रियो +20। क्यों? क्योंकि पहला हुआ था 92 में, 20 साल बाद फिर से हुआ है यहां पर रियो +20 में। इसी तीसरे सम्मेलन में ही हमने हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया था, और हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है यह मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ध्यान रखना। और इसी पर्पज से एक चीज और ध्यान रखिएगा, आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। इसी पर्पज से हरित अर्थव्यवस्था के लिए ही, हरित अर्थव्यवस्था को और ज्यादा समृद्ध करने के लिए, हरित अर्थव्यवस्था को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, सोचिए 2015 में क्या बनाए गए? आपके 17 सतत विकास लक्ष्य निश्चित किए गए। लक्ष्य जारी किए गए 2015 में, और इन लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है। इन सतत विकास लक्ष्यों को, जब ये लक्ष्य हासिल होंगे तो इससे हमें हरित अर्थव्यवस्था का भी लाभ मिलेगा और सारी चीजें भी होंगी। ध्यान रखना, पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच है। बाकी हर सतत विकास और क्या होता है, कैसे होता है, कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, इनके बारे में हम लोग सतत विकास वाला चैप्टर जो है, टॉपिक जो आएगा, तो हम उसको अलग से करेंगे। सतत विकास क्या होता है, पहली परिभाषा किसने दी, कब कब कौन कौन सा इससे जुड़ी हुई अवधारणाएं कब कब आई, कैसे कैसे आई, 17 सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, ये सब आपको उसी समय कराएंगे। यहां हम केवल और केवल हरित अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन ब्लू इकोनॉमी की, नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध भी ध्यान रखिएगा हरित अर्थव्यवस्था से ही है, या कह लीजिए हरित अर्थव्यवस्था का अगला कदम है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। बस अंतर क्या है, नीली अर्थव्यवस्था आपके किससे जुड़ी है? नीली अर्थव्यवस्था जुड़ी है आपके समुद्री संसाधनों से, क्योंकि हम लोग इसका उपयोग बड़े स्तर पर करते हैं। तो क्यों ना समुद्र और समुद्री संसाधनों का हम समुचित दोहन करें, उनका संरक्षण करें। इससे हमें पूरी दुनिया पर, सोचिए सबसे ज्यादा बड़ा एरिया समुद्र है, उसका सही दोहन, सही इस्तेमाल क्यों ना किया जाए, जिससे कि वहां से भी हमें लाभ मिल सके। इसी को लेकर के इस अवधारणा को सबसे पहले सोचना, एक व्यक्ति हैं मिस्टर गुंटर पॉली, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनकी पुस्तक का नाम है ब्लू इकोनॉमी। ध्यान रखना, उनकी बुक का नाम है ब्लू इकोनॉमी, 10 years 100 innovations and
100 मिलियन जॉब्स। यानी कि सोचिएगा, ये उन्होंने किताब लिखी, यदि हम नीली अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं तो 10 साल में हम 100 इनोवेशन करें और उससे कम से कम 100 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 मिलियन 10 लाख, सोचिएगा तो कितने हो गए? 1000 लाख। कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा इससे? आप कहोगे ये कैसे मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसी से समुद्री संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो सोचिएगा, इसी से हमें मत्स्य पालन का मौका मिलेगा, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट यानी समुद्री परिवहन से हमें लाभ मिलेगा। अगर वो सोचिए समुद्र में कचरा ही कचरा हो जाए, गंदगी हो जाए, जीव मर जाए, तो सोचिए ना मछली पल पाएंगी और ना ही समुद्री परिवहन का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी से हम समुद्र के किनारे पर घूमने फिरने जाते हैं तो कोस्टल टूरिज्म इसके फायदा मिल सकता है, उससे भी हमारी इनकम होगी, क्योंकि साफ सुथरा रहेगा तो हमें कोस्टल टूरिज्म भी मिलेगा। इसी से क्या होगा? एक्वाकल्चर, समुद्र के अंदर के जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनका भी संरक्षण हो पाएगा नहीं हो पाएगा? इसी से सोचिएगा क्या होगा? ओशियन एनर्जी, समुद्र में हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का विकास कर सकते हैं, चाहे पवन ऊर्जा, चाहे सौर ऊर्जा, चाहे कोई भी, बहुत सारी चीजें हम वहां लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उससे हम पवन ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा, सोचिए बड़े बड़े प्लांट हमने समुद्र के ऊपर तैरा दिए और सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और उससे बिजली बना रहे हैं। बड़े बड़े प्लांट खड़े कर दिए हमने समुद्र के अंदर, उससे क्या मिलेगा? पवन ऊर्जा मिलेगी, ज्वारीय ऊर्जा मिल सकती है, टाइडल एनर्जी, और बन रहे हैं, इसके प्लांट बन चुके हैं और लोग बन रहे हैं, भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, ठीक है ना, वो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी से शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस, जब आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो आपके समुद्र किनारे ही सोचिए समुद्री जहाजों की मरम्मत करने वाले, उनके सामान को ढोने वाले बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, और इसी से सोचिए बायोडाइवर्सिटी, ओशियन बायोडाइवर्सिटी, इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा, यानी कि समुद्री जैव विविधता का संरक्षण भी होगा। दोनों चीजें, यही है आपकी ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट। ध्यान रखिएगा, ये देखिए, ये आपके सामने है पूरा का पूरा। देखिए, यह है आपका स्मार्ट शिपिंग, और जो कैसा होगा? एनवायरमेंट फ्रेंडली। हम ऐसे समुद्री जहाज, ऐसी व्यवस्था को बनाएं जो समुद्र को प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे? परिवहन का संचालन करेंगे। इससे आपका प्रदूषण भी कम होगा, ऊर्जा भी बचेगी, सारी चीजें भी होंगी। दूसरा देखिए, ये रहे आपके विंड पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट, एनर्जी को लेकर के। हार्नेसिस, रिन्यूएबल एनर्जी, नुकसान रहित ऊर्जा, ठीक है ना। यह है आपकी फिशरीज, बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल फिशरीज। हम उसी में समुद्र में ही समुद्र के जीवों का संरक्षण करें, उनको अच्छा वातावरण दें, तो सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। इसी से क्या होगा? कंजर्व द मरीन लाइफ एंड द फूड सिक्योरिटी, वो भी होगा, ठीक है ना। क्रिएट जॉब, रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड हंगरनेस, समुद्री जब जीव होंगे, सारी चीजें होंगे, इससे गरीबी भी कम होगी और भुखमरी भी कम होगी। समुद्री जीवों का संरक्षण भी होगा। प्रोटेक्ट द कोस्टल कम्युनिटीज एंड इम्पैक्ट्स ऑन द क्लाइमेट, जब समुद्री क्षेत्र किनारे पर आपका संरक्षण करेंगे समुद्री क्षेत्र का, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। समुद्री तटीय क्षेत्र बचेंगे, पर्यावरण प्रदूषण का नुकसान भी कम होगा, जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट कम पड़ेगा, है कि नहीं। और टैकल द मरीन लिटर एंड द ओशियंस, इसी में क्या होता है? इसमें हम इसके माध्यम से क्या करेंगे? जो समुद्र तट के किनारे पर हम कचरा बचरा फेंकते हैं, करते हैं, उसको हमको बचाना होगा। और कुछ इसमें एक चीज और भी करते हैं, प्रदूषण जो आपका वेस्ट है, कुछ विशेष प्रकार का जो कचरा होता है, उस कचरे को हम समुद्र की गहराइयों में जाकर के डंप कर सकते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए समुद्र का विशेष प्रकार का कचरा जिसको हम जमीन के नीचे नहीं दफना सकते, लेकिन समुद्र के गहराइयों में जाकर के, जहां पर ट्रेंच बने हुए हैं, उनमें जाकर के उनको डंप कर सकते हैं। धीरे 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 वो क्या हो जाएगा? वहीं के वहीं नष्ट हो जाएंगे, समुद्री दबाव से, समुद्री प्रेशर से। समय के साथ वो सारी चीजें डिसॉल्व भी हो जाएंगी, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरीके से इसका इस्तेमाल हम लोग यहां कर सकते हैं। ये है आपका ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट, द ब्लू इकोनॉमी। और इसकी अवधारणा भी ध्यान रखना दोस्तों, तीसरे इसकी अवधारणा कब दी गई?
तीसरे सतत विकास सम्मेलन में ही अवधारणा दी गई। तीसरा सतत विकास सम्मेलन, जिसे हम क्या कहते हैं, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, थर्ड, ठीक है ना। वहीं पर इसकी नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी गई। नीली अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया जलीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ये है आपकी, यानी कि समुद्री संसाधनों का सही उपयोग करना, समुद्र का संरक्षण करना, जिससे हम अपने लिए भी, जीवों के लिए भी, व्यवस्था के लिए भी सबका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये है आपका आज का ग्रीन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट। आई थिंक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अच्छे तरीके से पढ़िए, ढंग से कवर करिए, मेरा मानना यही है। बाकी नाचने गाने के लिए अब आप या क्लास से फ्री हो जाएंगे तो चाहे जिसका चैनल खोल के देखिए, नाचिए, गाइए, एंजॉय करिए। पढ़ना हो चुपचाप चले जाइए। लेकिन हाँ, ये भी सच है, हर व्यक्ति नहीं पढ़ता है, लेकिन आप सब लोग जो देख रहे हैं ना, वो आप सब पढ़ते हैं, वरना अपना यहां समय गंवाने यहां नहीं आते। जब मैं पढ़ा रहा हूं, कोई चुटकुला नहीं सुना रहा, कोई जोक नहीं सुना रहा, ठीक है ना, कोई कुछ गाना नहीं सुना रहा, ना नाच रहा, ना गा रहा, फिर भी आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके अंदर 1% ही सही, लेकिन कुछ करने का जज्बा है। बस इसी जज्बे को बनाए रखिए, गारंटी है धीरे 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 हम उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे जो आप सपना देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे। और किसी को अगर मुझसे कांटेक्ट बना के रखना है तो ये रहा आपका मेरा कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट डिटेल, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।